प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। बस की यात्रा। ये बेटा एक व्यंग्य है और इसके लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। इस लेख के द्वारा, बस की यात्रा लेख के द्वारा, यहाँ लेखक जो है वो अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं, जो कि है बस की यात्रा। वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां जो है वो उन्हें अपनी इस यात्रा में आती, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे और बस जो थी वो बहुत ही पुरानी थी। वो बेटा हम इस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। इस सफ़र में क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटा, और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं ना, उनकी जो हालात है उस पर व्यंग्य किया है, जो खस्ता हालात हैं। और ये भी दर्शाया गया है कि किस तरह से वे अपने बसों की देखभाल नहीं करते हैं। इस तरह से इस रचना को लिखा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सी घटनाएं जो हैं वो ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर हमें हंसी भी आने लगती है, अर्थात हास्यप्रद हैं और बहुत ही रोचक भी हो गई हैं, ठीक है। उनकी जो रचना है ये बहुत ही रोचक भी है और हास्यप्रद भी है। तो आइए हम भी चलते हैं उनकी इस यात्रा पर। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो लेखक जो है वो अपने 4 मित्रों के साथ बस में चलता है। कहाँ पर? बस पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए जो है वो घंटे भर के बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को आगे वहाँ पर मिला देती है। तो वो ये सोचते हैं कि सुबह जो है घर पहुँच जाएंगी। तो हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, जो वहाँ एक साथ गए थे लेखक के साथ। उनमें से 2 को काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता उन्होंने अपनाना सही समझा। इज इट क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध अर्थात बूढ़ी या पुरानी। वयोवृद्ध अर्थात बूढ़ी या पुरानी, ठीक है। श्रद्धा होता है किसी के प्रति सम्मान, आदर या प्यार का भाव। तो सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी और उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। वृद्धावस्था क्या होता है बेटा? बुढ़ापा, ठीक है। कष्ट क्या होता है? परेशानी। सवार अर्थात उस पर चढ़ना। तो जिस बस से लेखक को जाना था ना, वह बस बहुत ही पुरानी थी और वह जो बस थी बहुत ही सालों से चल रही थी। लोग उसके द्वारा जो अपनी अनेक यात्राएं जो थी उससे पूरी कर चुके थे। तो इस बस को देखने से यह अनुभव हो रहा था कि इस बस ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, तभी तो उसे वृद्ध कहा गया, ठीक है। तो उसने बहुत सारे लोगों को उनकी मंजिल पर पहुंचाया है और उसके जो निशान हैं वो इस बस पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसके जो शीशे थे, खिड़कियां थी, वो सारी टूट चुकी थी और कोई भी चीज़ जो थी उसकी बिल्कुल सही ठिकाने पर नहीं थी। उसकी जो हालत थी वो खस्ता हो चुकी थी और उसका जो इंजन था वो भी आवाज़ कर रहा था। तो इसलिए जो थे लोग यात्रा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बस बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। उस बस को कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि वह पुरानी हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी है। यह बस जो थी वो पूजा के योग्य
थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया था और बहुत ज़्यादा सफ़र तय किया था, इसलिए यह बस केवल पूजा के योग्य ही थी। एक बूढ़ी और पुरानी बस के ऊपर सवार होने का कैसे सोचा जा सकता है, जबकि यह तो उसके आराम करने का समय है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो इसमें क्या अभिप्राय है, जो बस जिस बस के से लेखक जो थे वो अपनी यात्रा कर रहे थे ना, और जो उसमें हिस्सेदार थे, उस कंपनी की जो बस थी उसके जो हिस्सेदार थे वो भी इसमें यात्रा कर रहे थे। तो लेखक ने उससे प्रश्न किया कि क्या यह बस चलती भी है? उन्होंने उत्तर दिया कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। वह उसके मालिक थे और उन्हें उस पर पूरा विश्वास था, भरोसा था। लेखक और उनके मित्रों ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे चलेगी। ठीक है, तो अपने आप चलती है क्या यह? तो जो हिस्सेदार ने, जो लेखक थे, लेखक की बात पर आश्चर्य जताया और लेखक ने उनकी बात पर भी आश्चर्य जताया, क्योंकि उनको जो था उस पर, उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस भी चलती है। तो इसलिए वह बार बार कहते हैं कि ऐसी बस अपने आप चलती है, ये तो कमाल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो लेखक जो थे और उनके मित्रों के मन में विचार था कि जाए या ना जाए, क्योंकि उन्हें वो बस पुरानी लग रही थी। ठीक है, तो उनमें से एक डॉक्टर भी था, उनका मित्र। तो क्या बोला, उन्हें उनका जो भरोसा था उसको और भी बढ़ाया और उनको विश्वास दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है, चलते हैं। बस ने बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया है, तो उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ठीक है, तो नई नवेली बसों से ज़्यादा तो ये पुरानी बस है, विश्वसनीय, अर्थात हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। जो नई नवेली बसें हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बार विश्वास करते हैं, यह आपको अपनी मंजिल पर अवश्य ही पहुंचा देगी। तो जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है ना, तो उसी तरह ये भी हम सबको अपने बच्चों की तरह लेकर चलेगी और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। ओके बेटा, क्लियर? आगे चलते हैं। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे। क्लियर? हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त अर्थात कारण चाहिए। क्लियर? यहाँ पर रंक से अभिप्राय क्या है? रंक होता है गरीब। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो जो मित्र उनको छोड़ने आए थे ना वहाँ पर, तो वो उनको ऐसे देख रहे थे जैसे कि उनको अंतिम विदाई दे रहे थे। ठीक है, तो उनको भी शक हो रहा था कि इसलिए वह ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि जैसे उन्हें ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मिलेंगे भी सही या नहीं, मतलब फिर मिलेंगे कि नहीं। तो उनकी आंखें कह रही थी कि इस ज़िंदगी में आना जाना तो लगा ही रहता है, लोगों का आना जाना तो लगा रहता है, लोग पैदा होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो आदमी के इस दुनिया से जाने का कोई ना कोई एक निमित्त कारण तो बनता है। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, अर्थात शुरू हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, सरकना था, उससे दूर हो गए, खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो जब ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया तो बस चलनी शुरू हो गई, और जब वे बस में जाकर बैठे तो उनको ऐसा लगा जैसे वे इंजन पर ही बैठे हों, क्योंकि पूरी बस में इंजन की आवाज़ ही
गूंज रही थी। क्लियर बेटा? तो बस की खिड़कियां थी और उस पर बहुत ही कम कांच लगे थे, क्योंकि कांच जो थे वो पहले से ही टूट फूट चुके थे, और हवा भी जो थी वो पूरे जोरों से आ रही थी। जो कांच बचे थे वह टूटे फूटे थे और बुरी हालत में थे। यात्रियों को चोट भी लग सकती थी, तो वे तुरंत खिड़की से दूर हो गए, क्योंकि लेखक डर रहा था कि कहीं उसे कोई चोट ना लग जाए, इसलिए वह खिड़की के पास नहीं बैठे। तो इंजन चल रहा था, बस स्टार्ट थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि जहाँ वे बैठे हैं उस सीट के नीचे ही क्या लगा हुआ है, इंजन। ठीक है, जो कि उनको बहुत ही खतरनाक महसूस हो रहा था, और उस इंजन से घर घर की आवाज़ें आ रही थी। इज इट क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। बस सचमुच चल पड़ी। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। ठीक है, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और कब चलाया गया था? सन 1921 में। तो उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। ट्रेनिंग क्या होती है? जो सीख होती है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। हाँ जी, तो क्या कहते हैं इसमें, बस जो इतनी पुरानी हो गई थी, लेखक और उनके मित्रों को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भारत की आज़ादी के समय जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, उस समय की होगी वो बस। तो जिस तरह से गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, इस तरह इस बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, अर्थात एक दूसरे का सहयोग नहीं दे रहा था। तो बस बहुत पुरानी थी और वह बहुत ही पुराने ज़माने से चलती हुई आ रही थी। तो इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि जो अब लेखक और उसके जो मित्र थे वो यात्रा करने से उसमें डर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो बस की जो सीट थी ना, उसकी जो बॉडी थी वो आपस में साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो हिल डुल रही थी, असहयोग कर रहे थे, यानी सारी बस हिल रही थी, कभी इधर जाती थी तो और कभी इधर। कभी लगता कि सीट अपनी जगह पर नहीं थी और वह भी हिल रही थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सीट बॉडी को छोड़कर खिसक गई है, अर्थात आगे निकल गई है। और कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी जो है वो आगे भागी जा रही है। तो जब 8-10 मील आगे चले तो सारे अंतर मिट गए, तो ऐसा लगता था मतलब अर्थात भेदभाव जो था वो समाप्त हो गया, अंतर खत्म हो गया। तो लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि हम बस की सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर सवार है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। एकाएक बस रुकी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो क्या हुआ, अचानक जो था, जब बस चल रही थी तो वो एकदम रुक गई, अर्थात खराबी आ गई उसमें। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, तो उसमें छेद हो गया था और पेट्रोल जो था वो बहने लग गया था। तो ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे अपने पास में रख दिया, बगल में रख दिया, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, अर्थात एक पाइप के द्वारा उसको एक इंजन में भेजने लगा। आगे है बेटा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो लेखक जो आस लगाए बैठा था कि थोड़ी देर बाद जो बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो इंजन को निकालकर गोद में रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे? गोद में निकाल कर रख लेंगे। और ऐसा लेखक को लग रहा था क्योंकि जो कंपनी की बस थी उसके जो हिस्सेदार थे वो भी उस बस से यात्रा कर रहे थे। तो अब ये सोचा जा सकता था कि अब ये धीरे धीरे इस बस के इंजन को भी निकाल कर जो हिस्सेदार हैं वो भी अपनी गोदी में रख लेंगे। ठीक है, और उसे
नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। आगे चलते हैं बेटा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। तो बस की रफ्तार जो थी वो बढ़ गई। क्या हो गई थी? बस 15-20 मील हो गई थी और उन्हें उसके मतलब बस पर कोई भी भरोसा नहीं था किसी हिस्से पर भी, क्योंकि उसका ब्रेक फेल भी हो सकता था और स्टीयरिंग भी टूट सकता था। क्योंकि जब गति तेज हुई तो 15-20 मील हो गई और उसकी रफ्तार जो थी वो बहुत धीमी हो गई। ठीक है, तो लेखक को उस पर बिल्कुल ही भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उस बस की हालत ही ऐसी थी। क्योंकि अब उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और उस पर भरोसा करना अब सही नहीं था। कुछ भी हो सकता था, उसका ब्रेक भी फेल हो सकता था और स्टीयरिंग भी टूट सकता था। तो ऐसे ऐसे ख्याल लेखक के मन में आ रहे थे। ठीक है बेटा, तो आगे बताया है कि जो प्रकृति के दृश्य थे वो बहुत ही लुभावने था। जो दृश्य सामने आ रहा था, जंगलों का आसपास घने पेड़ थे, नदी तालाब थी और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो जब उसकी खिड़की से वे देख रहे तो ये दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे और पक्षी पेड़ पर बैठे हुए थे और चहचहा रहे थे। तो मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। तो क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी तो लेखक जो था वो अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं ये पेड़ से टकरा ना जाए, और वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यदि लेखक अपने सामने जो दृश्य उसे दिखाई दे रहे थे, झील दिखती तो उसे ऐसा लगता कि कहीं ये बस उस झील में ही ना गोता लगा जाए, अर्थात डुबकी लगा जाएगी। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार लेखक के मन में जो थे वो भय बैठा हुआ था, डर था कि बस कहीं झील में ना चली जाए, कहीं वो पेड़ से ना टकरा जाए। आगे चलते हैं बेटा। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो एक बार दोबारा से बस रुकी और फिर कुछ ना कुछ खराबी हो गई। तो ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, अर्थात उन्होंने बहुत ही उपाय की कोशिश की, लेकिन जो बस थी उसने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया था। और कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक अर्थात मतलब कोई संयोग ही ऐसा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी उनके साथ हुआ नहीं था जो आज उनके साथ ये पहली बार हुआ, ऐसा समय आया है। तो ये कोई ऐसा संयोग ही है जो पहली बार बस में कुछ खराबी आ गई है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी के हिस्सेदार भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि बस बहुत ही फर्स्ट क्लास है, यह डरने की बात नहीं है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। इज इट क्लियर बेटा? क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण होता है बेटा बहुत ही कमज़ोर, जो चांदनी थी वो भी बहुत ही कमज़ोर थी। ठीक है, और उस क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस व्यापान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान अर्थात सुनसान में, अंत्येष्टि क्या होती है? उसकी अंतिम क्रिया। प्राणांत होता है बेटा प्राणों का अंत। ठीक है, तो उन्हें गलानी हो रही थी, खेद हो रही थी कि हम इस बेचारी बस पर लद कर आ रहे हैं, तो कहीं ये रास्ते में खराब हो गई, कहीं इसके जो प्राण जो है वो उनका प्राणों का अंत ना हो गया हो, अर्थात ये बस जो है पूरी तरह से खराब ना हो जाए। तो अगर इसका प्राणांत हो गया तो यह पूरी तरह से बेकार हो गई। तो इस सुनसान जंगल में हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी? अंतिम क्रिया। ठीक है, तो जैसे कोई वृद्धा बैठ जाती है ना थक कर, तो ऐसे ऐसे उन्हें लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस बस की जो थी वो हालत बहुत ही दयनीय लग रही थी। जिस प्रकार एक वृद्धा अधिक चलकर बहुत ही बूढ़ी औरत जो है वो काम करते करते थक कर बैठ जाती है, तो उन्हें अपने आप पर खेद हो रहा था कि ग्लानि हो रही थी कि हम इस पर बैठकर क्यों आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज। हिस्सेदार साहब ने
इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, इसकी चाल और कम हो गई थी। ठीक है, तो जो हिस्सेदार थे बस के, उन्होंने इंजन खोला और उसमें कुछ सुधार किया, बस थोड़ी बहुत आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी थोड़ी ठीक हुई, लेकिन क्या हुआ, उसकी जो गति थी वो और भी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पैदल ही यात्रा कर रही हूँ। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर आगे बेटा इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो बस की जो हेडलाइट की रोशनी थी बेटा वो कम होने लग गई थी, अर्थात धीरे धीरे जो वृद्धा की आंखों की रोशनी, यहाँ पर लेखक का अभिप्राय है जैसे वृद्धा की आंखों की ज्योति कम हो जाती है ना वृद्ध होने पर, तो उस बस की हेडलाइट भी ऐसी हो रही थी कि उसकी रोशनी जो थी वो कम हो गई है। और चांदनी रास्ते में रास्ता ढूंढकर वह धीरे धीरे चल रही है। जो चांदनी रात थी उसमें वो धीरे धीरे रेंग रही थी, अर्थात धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे उनको कोई गाड़ी दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती थी। ठीक है, तो निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो बस थी वो उसको यहाँ वृद्धा से तुलना की गई है कि वह कहती कि वह इस प्रकार रुक जाती और कहती कि जाओ बेटी, निकल जाओ, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो आगे पीछे जब गाड़ी दिखती तो वह एकदम किनारे लग जाती और बस का ड्राइवर साथ से गुजरने वाली गाड़ियों को कह रहा था कि बगल से निकल जाओ। वह जो गाड़ियां गुजर रही थी वह नई नवेली थी, जवान थी, इसलिए वह उसे बेटी कहता है। ठीक है, तो लेखक बस की तरफ से कहते हैं कि उसकी तो उम्र हो गई है, तुम जवान हो, तुम निकल जाओ, तो मैं धीरे धीरे ही आऊँगी। तो एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। तो जब वो पुलिया के ऊपर पहुँचे तो एक टायर जो था वहाँ पर फिस हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। आगे है बेटा, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, पर फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। ठीक है, उत्सर्ग अर्थात बलिदान, क्लियर, दुर्लभ जो बहुत ही कम मिलता है। तो जब बस एक पुल के ऊपर से पहुंच रही थी, पुल के ऊपर से, छोटे के पुल से, तो वहाँ पर उनका टायर जो है वो ख़राब हो जाता है, फिस करके बैठ जाता है, पंचर हो जाता है। तो जब टायर से एक प्रकार की ध्वनि निकली तो सब समझ गए कि टायर जो है वो पंचर हो गया है और सफ़र वहीं पर रुक गया। तो बस की गति जो थी वो बहुत कम थी, इसलिए शायद किसी को परेशानी नहीं हुई, कोई घायल भी नहीं हुआ। तो अगर स्पीड ज़्यादा होती तो क्या होता, तो अगर उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा होती तो एक साथ में नाला बह रहा था तो बस उसमें गिर सकती थी। तो लेखक ने जो कंपनी के हिस्सेदार जो थे उनकी तरफ बहुत ही सम्मान के साथ देखा और सोचा कि वह तो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी खतरा मोल ले रहे हैं, तो वह अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। ये तो हद हो गई। ठीक है, ये तो हद हो गई। मालिक भी ऐसी खस्ता बस में सफ़र करके मरने के लिए तैयार है, यह तो हैरानी की बात है। तो लेखक उसके बारे में कुछ श्रद्धा भाव से उसकी ओर देखते हैं और ऐसा सोचते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते। ठीक है, तो अब जो लेखक थे वो उनके हिस्सेदार के बारे में सोच रहे थे कि ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी खस्ता हालत में भी बस चलाते हैं और ख़ुद भी उसमें सफ़र करते हैं। तो वे सोचते हैं कि इसे तो कंपनी का मालिक नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति थे उन्हें जिन्हें अपना आत्म बलिदान देने का साहस होता है तो वो कहीं का नेता होना चाहिए ताकि वह किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। ठीक है, अगर बस नाले में गिर जाती तो हम सब मर जाते।
तो लेखक जो था वो अंदर उसके मन में भय था, तो वह सोच रहा था कि अगर वे सब मर जाते तो जो देवता थे वो बाहें फैलाए उनका इंतजार करते। तो लेखक उनके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि अगर यह बस यात्रा करते हुए मर गया या फिर सब मर जाते तो ईश्वर हमारे लिए बाहें पसारे बैठे हमारा इंतजार करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो ईश्वर कहते हैं कि कितना महान आदमी है, एक टायर बदलने की बजाय उसने अपने प्राण ही दे दिए, यह तो बहुत ही बहादुरी का काम है। आगे चलते हैं बेटा। दूसरा घिसा हुआ टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो पूरी ज़िंदगी जो थी वो इसी बस में ही गुजारनी पड़ेगी और इससे मृत्यु लोक को प्रस्थान कर चले जाना होगा। सारी ज़िंदगी जो थी वो इसी बस में गुजारनी और प्राण भी शायद इसी बस के द्वारा ही निकल जाएं, ऐसा संभव था। तो अब लेखक को ऐसा लग रहा था कि इस धरती पर कोई उसकी मंजिल नहीं, अर्थात यहाँ पर पन्ना पहुँचने की जो बात है, अर्थात वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आखिर मंजिल यह बस थी, पता नहीं ये कहाँ ले जाएगी। बेचैनी जो थी वो मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चिंताएं अब जो थी वो ख़त्म हो गई। अब भरोसा ही नहीं था क्योंकि बस ने तो मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं है, अतः शोर मचाने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आराम से, इत्मीनान से, बड़े ही आराम से बैठ गए। ठीक है, तो जितने भी यात्री थे सब आपस में क्या कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ठीक है, और जो उसके लेखक के मित्र थे वह भी अपना समय हंसी मजाक के द्वारा व्यतीत करने लगे। तो बेटा आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, और इस पाठ के बेटा अपने शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेने हैं और इस पाठ के बेटा प्रश्न उत्तर भी आपने फाइंड आउट कर ले हैं। ठीक है, ओके बेटा, धन्यवाद।